स्वयं से वादा, मजबूत इरादा, परिश्रम ज्यादा, ये सफलता के मूल मंत्र हैं। जी हाँ, स्वागत है आपका अपने चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। ये अगली सीरीज है। तो आइए, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? 1968 में या 1975 में या 1978 में या 1986 में? तो सही उत्तर होगा 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1986 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है क्या? विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का प्रचलन, या विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के शिक्षा परिषद तथा संगठन, या विभिन्न भाषाएं एवं संस्कृति, या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। भारत में शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के लिए जो मार्ग में जो बाधा है, ये तीनों बाधाएं हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों की भौतिक सुख सुविधाओं का उत्तरदायित्व वहन किया जाता है विद्यालय बोर्ड द्वारा, विद्यालय अधीक्षक द्वारा, या विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा, या उपर्युक्त सभी के द्वारा? तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक हित लाभ निम्नलिखित में से किसमें निहित है? शिक्षक सुधार, या छात्र सुधार, या प्राथमिक पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति, या समाज उपयोगी शिक्षा? तो सही उत्तर होगा शिक्षक सुधार। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, बालकों में पूर्व बाल्यावस्था संबंधी जो व्यवहार प्रकट होता है वो मूल प्रवृत्तियात्मक है, या स्थानीय प्रतिवर्त है, यादृच्छिकृत क्रियाएं हैं, या संपूर्ण शरीर से क्रियाएं हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण शरीर से क्रियाएं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होने चाहिए। वर्तमान सामाजिक संस्थाओं के प्रतिरूप, या सामाजिक विरासत को अग्रिम पीढ़ी तक पहुंचाने वाले, या विशेषज्ञों द्वारा पूर्व विचारित उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण करने वाले, या युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7वां, वर्तमान समय में सोशल स्टडीज शब्द का तात्पर्य है सोशल साइंसेज का पर्यायवाची, या एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है, या सोशल एजुकेशन एवं सोशल लिविंग से मिलता जुलता शब्द है, या सोशल लिविंग का समानार्थी शब्द? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां, एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री, शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियां, या विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव, या विद्यालय द्वारा छात्र का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान अर्जन? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न, एक सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है। छात्र के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान उसे उचित रूप में प्रदान किया जाए, या छात्र को उसके द्वारा चयनित कार्य क्षेत्र के लिए तैयार किया जाए, या छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, या छात्र को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। अगला प्रश्न है, पारिवारिक वातावरण में जो कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं वे हैं घर में बच्चों की संख्या, या शिक्षा का स्तर एवं शारीरिक संबंध, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अर्थात पारिवारिक वातावरण में व्यक्ति को के विकास को प्रभावित करने वाले हैं घर में बच्चों की संख्या एवं शिक्षा का स्तर एवं शारीरिक संबंध। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11वां, नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य है शिशुओं को विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना, या शिशुओं की देखभाल करना जबकि उनके माता पिता कार्य हेतु घर से बाहर चले जाते हैं, या प्रत्याशित प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, या शिशुओं को मनोरंजन के सामूहिक अवसर प्रदान करना? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न, आधुनिक शिक्षक से निम्नलिखित कार्य की कदापि आसानी की जाती है कि वह अनेक पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अकेले ही संपादन करेगा, या विद्यालय का उत्तम प्रचारक, या ज्ञान का विश्वकोश, या एक सुप्रशिक्षित प्रेक्षक? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान का विश्वकोश। कोई भी शिक्षक उतना नहीं हो पाता कि सब उसी में समाहित हो। अगला प्रश्न है, शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि इस व्यवस्था में उस प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश दिया जाए जो भी शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखता है, या शिक्षकों की कमी को दूर करना, या उत्तम व्यक्तियों का शिक्षण व्यवसाय में चयन करना, या
शिक्षण व्यवसाय का आकार बढ़ाना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तम व्यक्तियों का शिक्षण व्यवसाय में चयन करना। अगला प्रश्न है, किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रवृत्ति में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यक होती है मानसिक व्यायाम की, एक परीक्षण की, एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्यों की, या शिक्षक द्वारा संवर्धित अधिगम की। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की। अगला प्रश्न है, व्याख्यान तकनीक के बारे में लोगों का विचार है कि आधुनिक शिक्षा में इसका न्यूनतम उपयोग है, अधिगम वृद्धि का उत्तम साधन है, या इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है, या यह एक एकाकी रूप में उत्तम तकनीक है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है। अगला प्रश्न है, एक यूनिट योजना निर्भर करती है एक तार्किक प्रकरण या ज्ञान के विभाजन पर, या कक्षोपयोगी महत्वपूर्ण अधिगम खंडों पर, या अकादमिक अर्थात शैक्षणिक सामग्री के क्रमबद्ध विश्लेषण पर, या एक ऐसी समस्या पर जिसे कक्षोपयोगी माना जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक ऐसी समस्या पर जिसे कक्षोपयोगी माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक पाठ योजना निर्माण में न्यूनतम लाभ प्रदान करता है। ऑप्शन है यूनिट के शीर्षक का विश्लेषण, या यूनिट के लक्ष्यों पर विचार विमर्श, या यूनिट के दोषों का वर्णन, या यूनिट के लिए शिक्षण सामग्री का उपयोग। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिट के दोषों का वर्णन। अगला प्रश्न है, कक्षा के मानसिक स्वास्थ्य को निम्नलिखित से अधिक प्राथमिकता प्रदान नहीं की जा सकती है। छात्रों को शारीरिक व्यायाम के लिए दी जाने वाली छूट, या शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, या विद्यालय की मनोविज्ञानशाला द्वारा किया जाने वाला कार्य, या कक्षा की स्वच्छता। तो सही उत्तर होगा शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी। कक्षा में अनुशासन की बुनियादी कसौटी है एक व्यवस्था क्रम का अभाव, या कक्षा में होने वाले अधिगम की मात्रा, या कक्षा के सदस्यों द्वारा उत्तम व्यवहार का प्रदर्शन, या छात्रों में स्व निर्देशन प्रवृत्तियों का विकास। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों में स्व निर्देशन प्रवृत्तियों का विकास। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, एक समस्यात्मक बालक के साथ व्यवहार करने की प्रभावी विधि है उसे प्राचार्य के पास भेज दिया जाए, या उसके माता पिता से रिपोर्ट की जाए, या उसकी अभद्रता के कारणों का निर्धारण किया जाए, या उसकी अभद्रता के निराकरण के लिए हर संभावित प्रयास किए जाए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी अभद्रता के कारणों का निर्धारण किया जाए। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों का वाचन अभ्यास अर्थात रीडिंग प्रैक्टिस कराई जाती है एक निर्धारित पाठ्य पुस्तक की सहायता से, या प्रत्येक छात्र द्वारा उच्च ध्वनि में पाठ की पुनरावृत्ति करा के, या मातृभाषा की पुस्तकों द्वारा, या छात्रों को भाषा संबंधी अनुभव प्रदान करके। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को भाषा संबंधी अनुभव प्रदान करके। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, एक शिक्षण यूनिट के मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होता है छात्रों को ग्रेड आधार पर वर्गीकृत करना, या विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों की संप्राप्ति की स्थिति से अवगत होना, या शिक्षण उद्देश्यों के संदर्भ में छात्र के प्रगति का पता लगाना, या छात्रों को अधिकाधिक परिश्रम के लिए उद्यत रखना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों की संप्राप्ति की स्थिति से अवगत होना। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, यदि एक शिक्षक छात्र की अभिवृत्तियों को जानने को उत्सुक है तो यह व्यर्थ प्रतीत होता है कि वह सोशियो ड्रामा का उपयोग करे, छात्र अभिलेखों का प्रयुक्त करे, या पेपर पेंसिल परीक्षणों को प्रशासित करे, या अपने छात्रों का परीक्षण करे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेपर पेंसिल परीक्षणों को प्रशासित करे। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, बाल व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। प्रत्येक व्यवहार का एक कारण होता है, या व्यवहार सदैव लक्ष्योन्मुखी होता है, या व्यवहार बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है, या व्यवहार उसमें निहित कारणों का सूचक होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार उसमें निहित कारणों का सूचक होता है। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, वह अंतिम अवस्था बताइए जो बालक को अभिप्रेरित व्यवहार को दिशा निर्देश प्रदान करती है। उत्तर होगा ऑप्शन है एक उद्देश्य, एक प्रलोभन, एक प्रेरक, या एक लक्ष्य। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक लक्ष्य। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, बालकों में स्नेह एवं प्रेम संबंधी आवश्यकताओं को प्रायः निम्नलिखित पद के अंतर्गत समूहीकृत किया जाता है, स्वीकृति, या संवेगात्मक सुरक्षा, या लोकप्रियता, या मान्यता। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक सुरक्षा। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, किसी व्यक्ति की आत्म
संप्रत्यय से तात्पर्य है योग्यता से, आत्मसम्मान से, अन्य व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण से या पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, प्रायः ऐसा विश्वास किया जाता है कि नए शिक्षक निम्नलिखित छात्रों में अनुपयुक्त रूप से प्रशिक्षित होते हैं, अनुशासन या प्रेरणा या कक्षीय क्रियाओं का संगठन या माता पिता से सामाजिक संबंध। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न, यदि आप चाहते हैं कि अधिगम प्रभावशाली हो तो सार्थक लक्ष्य का होना आवश्यक है। ऑप्शन है पाठ्यक्रम उद्देश्यों के संदर्भ में, बौद्धिक विचारों के संदर्भ में, छात्रों के उद्देश्यों एवं आवश्यकता के संदर्भ में या शिक्षक की योजनाओं के संदर्भ में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं के संदर्भ में। अगला और अंतिम प्रश्न है 30वां प्रश्न, विद्यालय में छात्र प्रेरणा की शक्ति निर्भर करती है छात्रों की आवश्यकताओं संबंधी हताशाओं पर, निहित पुरस्कारों के आकर्षण पर या लक्ष्य संप्राप्ति के बाद अपेक्षित प्रेरकों की संतुष्टि पर या प्रलोभनों की उपयुक्तता पर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य संप्राप्ति के बाद अपेक्षित प्रेरकों की संतुष्टि पर। इसमें है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। पहला, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर या साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी, उसमें चिंता और डर पैदा करके या प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम या प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन या शारीरिक दंड। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय या मध्य बचपन का समय। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वयस्कावस्था। अगला प्रश्न है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवंशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता और पर्यावरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य या परिवार और रिश्तेदार या परिवार और पास पड़ोस या विद्यालय और पास पड़ोस। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय और पास पड़ोस। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है मानसिक प्रारूपों का समायोजन या उद्दीपक अनुक्रिया, युग्मन या संतुलन या सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ये लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास या शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन या शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन या वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अगला प्रश्न है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन है दत्त कार्य, कागज पेंसिल परिरक्षण या मौखिक प्रश्न या निर्धारण मापनियां। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौखिक प्रश्न। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें या क्षमता भाग है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण
करे। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे? तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, या वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, या सहयोगी प्रोजेक्ट, या मानकीकृत परीक्षण? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोगी प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहा है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, या कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, या बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, या बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अनुमात्रिक, सुविधादाता, सत्तावादी, या अधिनायक की? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुविधादाता अर्थात सुगमकर्ता के रूप में। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, या बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, या विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, या कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, या शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, या एक काल्पनिक लक्ष्य है, या जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं भाषण कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? रेडियो समाचार सुनाना, या कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, या हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, या प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। अगला प्रश्न है, सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए, या नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, या श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं, या केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। ये प्रश्न समावेशी शिक्षा से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? वो बहुत ही तनुक मिजाज होता है, या वो रस्मी व्यवहार करता है, या जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि, वो आक्रामक और कुंठित हो जाता है, या यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, या अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, या ड्रिल और अभ्यास के द्वारा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। अगला प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, या अनुशासित स्वभाव, या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, किशोर खाली जगह का अनुभव कर सकते हैं, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव?
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या डिसथीमिया या डिसकैलकुलिया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसग्राफिया। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियां या विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां या विद्यार्थियों की क्षमताएं या विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की त्रुटियां। अगला प्रश्न है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, ऑप्शन है अभिभावकों की भागीदारी या क्षमता संवर्धन या संवेदनशील बनाना या पृथक्करण। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथक्करण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, चढ़ना या फुदकना या दौड़ना या लिखना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिखना। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ऑप्शन है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते या अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं या शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं या स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय खाली जगह जरूर होना चाहिए। अभिभावकों या समावेशन या विद्यार्थियों को बहिष्करण या अन्य शिक्षकों को समावेशन, विद्यार्थियों को समावेशन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों समावेशन। अर्थात विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। ये पूरा कंप्लीट वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय या मेरा परिवार। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरा परिवार। अगला प्रश्न है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है कार्य परिहार, विन्यास या निपुणता अभिविन्यास या निष्पादन उपागम अभिविन्यास या निष्पादन परिहार अभिविन्यास। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। अगला प्रश्न है, एलेक्सिया क्या है, पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने की अक्षमता। अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं, मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए या प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए या पिछड़े बालकों की पहचान के लिए या बहरे बालकों की पहचान के लिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार ज्ञान चक्षु। नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब करें। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद।